क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार। कार्यक्रम सुख समृद्धि में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक कहावत है, दिया जब रंज बुतोने तो खुदा याद आया। जी हाँ, इंसान चाहे जितना भी नास्तिक क्यों ना हो, जब उस पर कोई कष्ट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान, ज्योतिष या वास्तु का सहारा अवश्य लेता है। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपका वही सहारा बनना चाहते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। आपके दुखों के निवारण के लिए आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं नरेश सिंगल जी। आइए मुलाकात करते हैं उनसे। नरेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नरेश जी, जैसा कि आपने देखा होगा, शुरुआत में मैंने कहा है कि हम आपका वही सहारा बनना चाहते हैं। आप इस कथन को कितना सत्य मानते हैं? हम इस चीज़ को सहारा नहीं मैं कह सकता, मैं माध्यम कह सकता हूँ। माध्यम भी इसलिए कि मैंने जो भी कुछ सीखा है वो शास्त्रों से सीखा है, और जो भी बात है वो शास्त्रों की है, मेरी पर्सनल या मेरी व्यक्तिगत कोई बात। शिक्षा को सर्वोपरि माना गया, क्योंकि जो शिक्षा है वो बहुत अहम भूमिका रखती है व्यक्ति के व्यक्तित्व में। बच्चे आने वाले आगे का भविष्य होते हैं। बच्चों की स्टडी रूम्स को लेकर, क्योंकि एक एज पीरियड होता है, स्कूल, कॉलेज, देन वो अपने करियर की तरफ जाते हैं। इन तीनों ग्रुप्स को ध्यान में रखते हुए बच्चों की जो स्टडी रूम होते हैं उसके विषय में आप क्या कहेंगे? उनकी दिशाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ दिशाओं की। वही जो मंदिर की दिशा है, वही मेडिटेशन की दिशा है, वही पढ़ाई की, एजुकेशन की डायरेक्शन है। यानी नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ। ईशान कोण जिसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और पूर्व और उत्तर, तीन डायरेक्शंस हमेशा अच्छी होती हैं किसी भी प्रकार की पढ़ाई के लिए। ठीक। अब जो बात आती है, जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे जो हैं, वो साउथ ईस्ट में भी स्टडी कर सकते हैं, साउथ ईस्ट के ईस्ट में। और जो उनसे बड़े हैं, जिनकी हम कॉलेज की बात करें, वो ईस्ट में कर सकते हैं। और जो उनसे ऊपर हैं, यानी जो कि डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बन रहे हैं, उनके बीबीए, एमबीए वगैरह, उनके लिए नॉर्थ। तीन डायरेक्शंस उनके लिए हैं स्टडी रूम के लिए। अच्छा नरेश जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छी डायरेक्शन में भी जो उनके माता पिता उन्हें कहते हैं बैठिए, इस दिशा में बैठ के पढ़ाई कीजिए। जब वो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ बैठते हैं, इतना घबरा जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत घबरा जाते हैं वो उस शीट को लेकर, और जब उनका रिजल्ट आता है तो उनसे जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की होती है वो पूरी नहीं हो पाती हैं। आपका बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। सब जगह यही सुनने को मिलता है कि ये हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत तेज़ है, बस पढ़ता ही नहीं है। कई जगह ये बात आती है कि बच्चा इंटेलिजेंट भी है, पढ़ता भी है, बट पेपर में पता नहीं क्या लिख के आता है, मार्क्स कुछ खास नहीं आते, या कभी कभी तो फेल होने की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहते हैं कि दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी, एक तो बीम बोलते हैं, दो पिलर हुए, उस पर जो रेस्ट करता है उसको बीम के नीचे जो बैठ के कभी पढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद आती है बात कि पढ़ने की मुद्रा क्या होनी चाहिए। बहुत आप देखते हैं कि बच्चे केवल एकदम कमर निकाल के पढ़ते हैं, कमर एकदम बाहर को निकाल लेते हैं, यानी झुक के पढ़ते हैं। एकदम झुक के भी नहीं पढ़ना चाहिए। तीसरी बात जो आती है कि वो किस स्थान पर पढ़े हैं। स्थान जो है, बेड पे बैठ के पढ़ें, सोफे पे बैठ के पढ़ें, ये गलत है। पहले बच्चा सोफे पे बैठता है या बेड पे बैठता है, फिर धीरे धीरे लेटता है, और पता लगता है कि घंटे बाद वो सो गया, हो गई पढ़ाई। एक चीज़ तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना, सोफे पे बैठ के नहीं पढ़ना। तीसरी चीज़,
पढ़ते समय जो हमारा मुख है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, पूरब की तरफ होना चाहिए। मैं कई बार बताता हूँ कि खाते समय, बनाते समय और पढ़ते समय ईस्ट की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। इससे भी आपको एकदम लाभ मिलेगा। दूसरी बात आती है कि आपने कभी सुना कि ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ये किताब है, ये बैग है, स्कूल बैग है, ये मेरी बुआ ने, मेरी आंटी ने, मेरी मौसी ने दिया, यानी उसके बर्थडे में हम कई बार गिफ्ट कर देते हैं। तो पढ़ाई का यानी स्टडी मटेरियल जो भी है वो गिफ्टेड नहीं लेना चाहिए। गिफ्टेड से मेरा मतलब आपको जो इनाम में मिल रहा है उसकी बात एक अलग है, जो आपको वजीफे में मिल रहा है उस पर तो आपका अधिकार है, वो तो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं, वो नहीं लेना चाहिए। ये बहुत एक नई बात हमने सुनी, इसका कोई विशेष कारण? अपना औजार तो अपना ही होना चाहिए, अपना हथियार तो अपना ही होना चाहिए। यदि हम वो लेते हैं तो वो भी एक तरीके की पढ़ाई भी जो है, उससे की गई पढ़ाई भी जो है वो भी गिफ्टेड हो जाती है, यानी वो हमारे को टाइम पे हमारे लिए नहीं हो पाती, वो भी काम नहीं आ पाती। ये एक बुरी बात। लेकिन इसमें कई एक बार और मैं आपसे पूछना चाहूँगी नरेश जी कि कई बार ऐसा होता है कि जो पिता होता है या माता होती है खुश होकर अपने बच्चे को कोई पेन या कलम गिफ्ट कर देते हैं कि बच्चे तुम्हारे पढ़ाई के लिए, उस समय पे वो उससे लिखता है या कोई कार्य करता है, क्या उससे तो माता पिता पे तो बच्चे का अधिकार है ही ना। जी, मैंने वो क्या बोला कि जो बुआ, आंटी, ये कोई मित्र, वो इनके अलावा यदि कोई दूसरे व्यक्ति गिफ्ट करते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, कुछ और लोग हैं, उनको कई बारी लोग उपहार में डायरी या पेन दे देते हैं। तो पेन जो है ना वो आपका एक पत्रकार की बहुत मेजर हथियार है, जी। बहुत मेजर उसकी भूमिका है। उसको जो वो कभी भी जो है ना गिफ्टेड पेन से उसको सिग्नेचर ना करे, उससे लिखे नहीं, ले उसका सम्मान करे, हम ये नहीं कह रहे, बट उसको मुख्य उसका आधार ना बनाए। बच्चे जो होते हैं वो कई बार मान भी लेते हैं दिशाओं को लेकर, यदि उनके माता पिता उन्हें कहते हैं कि बेटा आप इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ाई कीजिए, तो वो उन चीज़ों पर वो फोकस रखते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको कह दिया है। जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉलेज गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उनके लिए कोई विशेष बात आप कहेंगे? नहीं, वो तो स्कूल कॉलेज की लगभग एक ही डायरेक्शंस है। मैंने बहुत छोटे बच्चों की बात की थी, उसमें ये देखना चाहिए, कभी आप देखते हैं किसी ने सलमान खान की फ़ोटो लगा ली, किसी ने प्रियंका की फ़ोटो लगा ली, उनसे भी उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। पोस्टर्स जो लगाते हैं बच्चे, जी, वो सब नहीं होने चाहिए। कभी क्या है कि हमने बॉडी बिल्डर की लगा लेते हैं, यंग जो लड़के हैं बॉडी बिल्डर का फोटोग्राफ लगा लेते हैं, या किसी हीरोइन का लगा लेते हैं, या कोई अश्लील फोटोग्राफ वगैरह उनके जाते हैं, या बाइक्स के या कारों के, इस तरीके के फोटोग्राफ उसमें लगाते हैं। तो ये जो है उनको माइंड को डाइवर्ट करते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि वो रखें, सरस्वती जी की रखें, स्वामी विवेकानंद जी की रखें, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, यानी जहाँ से उनको एक प्रेरणा मिले, जैसे वो मोटिवेट हो सकें और शांति उनको मिल सके। तो इससे उनसे क्या है कि उनको एक तो वो भूलेंगे नहीं, उनको जो भी वो याद करेंगे उनको फॉर एवर, हमेशा के लिए उनके माइंड में सेट हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलेंगे। वो विचार जो होते हैं वो बहुत अहम भूमिका रखते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को। जो ये एज होती है बच्चों की, उसके बाद कॉलेज पीरियड, उसके बाद करियर, ऐसा क्या किया जाए घर में वास्तु के अकॉर्डिंगली कि बच्चों के अंदर के जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो अच्छे हों? उसके लिए उसको एनवायरनमेंट, उसकी कलर स्कीम जो है उसकी भड़कीली नहीं होनी चाहिए जी। लाल, पीली, नीली, यानी भड़कीले कलर हो ये नहीं होने चाहिए। कूल कलर होने चाहिए, जहाँ पे उसको, जहाँ वो बैठा है उसके एरिया से उसको स्पेशियस लगे। ठीक। दूसरी चीज़, कभी हम देखते हैं कि बच्चे है ना एकदम दीवार से सट के पढ़ते हैं, वो नहीं, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। कभी कभी दीवार से, कमर जो है दीवार से लगा के पढ़ते हैं, वो भी गलत है। वो मुद्रा की अगेन वही बात आ गई, वो गलत है। और इसी टोटल चीज़ इन्वायरमेंट में है, कई बार म्यूजिक चल रहा होता है और बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, अब उसको लग रहा होता है, उसको गलती लग रही होती है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो होता है। कि जब उसको लिखना पड़ेगा तब वो उतना नहीं लिख पाएगा, उसको मुश्किल से इसको 10%, 20%, 30% ही रह जाएगा, यानी एक इंटेलिजेंट बच्चा भी एक एवरेज की श्रेणी में आ जाएगा। जी, उसका वो एवरेज इसलिए भी आएगा क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, उस म्यूजिक में ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात आपने बच्चों के संदर्भ में उनकी डायरेक्शंस को लेकर आज हमें बताई है। मित्रों, चलते चलते एक बार फिर आपसे यही कहना चाहूँगी, यदि आप वास्तु के अकॉर्डिंगली, फेंगशुई के अकॉर्डिंगली पिरामिड से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यक्रम के अंत में सिंगल जी का फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट करना ना भूलें। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। सिंगल जी, आज भी आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।